हेलो जी, नमस्कार। देखिए, आज ये मेरा सेकेंड वीडियो है और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसका नाम क्या है, समास, है ना। ये जो समास है ना, ये क्लास 12th, क्लास 10th यानी कि सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मजबूरी में हमको भी बनाना पड़ रहा है ना, नहीं तो क्या जरूरी बा हो बना वाले इतना भूकल, लेकिन चला बहुत फ़ायदा। ज़िंदगी है जो सीखा और सिखाया जाता है ना। कभी ठोकर खाया जाता है तो कभी ठोकर खिलाया जाता है, लेकिन ठोकर खिलाने वाला काम नहीं करना चाहिए मनुष्य को, है ना। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। देखिए, सबसे पहले बता दें कि समास होता क्या है ना। समास होता क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लोग रखेंगे आज। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। या जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाता है उसे भी समास कह सकते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, है ना। देखिए, समास का अर्थ जी, अर्थ संक्षिप्त होता है। क्या होता है इसका अर्थ? क्या होता है? संक्षिप्त होता है। समास का अगर कोई बोल दे से बोलिए तुम समास पढ़ रहे हो, समास का अर्थ बताओ, समास का अर्थ क्या होता है, तो क्या बोलना है? संक्षिप्त बोलना है। अब देखिए, संक्षिप्त शब्द के उल्टा क्या होता है? तो व्याप्त होता है। क्या होता है? व्याप्त होता है। क्या होता है? व्याप्त। बोलिए, संक्षिप्त समास जो शब्द है, समास शब्द का अर्थ क्या होगा? संक्षिप्त होगा। और संक्षिप्त शब्द के उल्टा क्या होता है? तो व्याप्त होता है ना। क्या आप लोग को यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं। और यहाँ पर एक और बात देखें कि समास जो है, समास जो है, समास शब्द का अगर संधि विच्छेद करें, क्या करें? संधि विच्छेद, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सम प्लस में आस। क्या बनेगा? सम प्लस में आस। अब देखिए, सम का अर्थ क्या होता है और आस का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे, सम का अर्थ है अच्छी तरह। क्या होता है? अच्छी तरह। और आस का अर्थ, जो आस है, आस का अर्थ है बैठना। माने दो जो शब्द होता है इसको अच्छी तरह से बैठाना ही क्या कहलाता है? समास कहता है। जिसे हमने परिभाषा क्या बोले कि दो या दो से अधिक पद जब वह एक साथ बैठता है और वो नए पद का निर्माण करता है, उसी को ही तो हम लोग समास कहते हैं ना। यहाँ पर देखिए, सम प्लस में आस है ना, समास का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सम का अर्थ क्या निकलेगा? सम का अर्थ क्या निकलेगा? सम का अर्थ माने बहुत को बराबर भी बोल सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ अच्छी तरह निकालना पड़ा है। क्या होगा? अच्छी तरह। और आस का अर्थ क्या होता है? बैठना, माने अच्छी तरह बैठना। जब दो शब्द को हम लोग अलगे अलगे रहता है, जब उसको हम एक जगह बैठाते हैं, जिसमें चिड़िया को मारने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? चिड़ी मार, है ना। गंगा का जल, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? गंगा जल, है ना। जब दो शब्द जब अलग अलग रहता है उसको जब एक शब्द बैठाते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो सम का अर्थ क्या होगा? अच्छी तरह। और आस का अर्थ क्या होता है? बैठना। यानी जब दो शब्द जब अच्छी तरह बैठता है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखिए, अब इसका परिभाषा थोड़ा लिखवा देते हैं, है ना। आइए, यहाँ तक क्लियर अगर हो गया तो आइए अब हम लोग परिभाषा की ओर चलते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले हम देखिए परिभाषा की बात करें। इसका परिभाषा लिखिए कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? तो लिखिए, दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाता है उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? समास कहते हैं। या अथवा में इसका एक और लिख लो सूत्र, परिभाषा, कि दो या दो से अधिक
पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात है जी, जिसको हमने नोट में लिखवा दे रहे हैं, नोट में लिखवा दे रहे हैं, है ना। दो या दो से अधिक वर्ण से संधि बनता है, संधि का निर्माण होता है, निर्माण होता है, समास का नहीं, निर्माण होता है समास का नहीं। सुनिए, यहाँ पर लिखवाने के पीछे मेरा रीजन क्या है? दो या दो से अधिक, यहाँ पर क्या आ गया? वर्ण आ गया। क्या आ गया? वर्ण। जब वर्ण आएगा तो उसको हम लोग संधि बोलेंगे, और जब पद आएगा तो उसको हम लोग समास बोलेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहे थे कि दो या दो से अधिक वर्ण जब आएगा तो उसको संधि बोलिएगा, और जब पद आएगा तो उसको समास बोलिएगा। देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 को लिखवा दिए कि दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को जब छोड़कर एक हो जाएगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे? समास कहते हैं। या इसका एक और एती है परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं ना। और देखिए, नोट में मेरे लिखवाने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ से सवाल आता है, और यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। इसीलिए हमने इसको क्या करें? दूर करें। दो या दो से अधिक वर्ण से संधि का निर्माण होता है, समास का नहीं, है ना। इसको याद रखना है। दो या दो से अधिक वर्ण से क्या संधि का निर्माण होता है? समास का नहीं। दो या दो से अधिक पद से समास होगा, संधि नहीं, है ना। आइए जी, अब हम लोग दूर कर रहे हैं किसको? समास के भेद क्या क्या होता है उसको अब हम लोग थोड़ा दूर कर रहे हैं, है ना। देखिए, थोड़ा अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं जी, समास के भेद कितने होते हैं, क्या आप लोग को मालूम है? तो आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं। यदि आप लोगों को मालूम है तो इसको कमेंट कीजिए, तब तक हम बोर्ड साफ कर लीजिए, है ना। देखिए, अब यहाँ पर आ रहा है जी बात किसका? समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? लिख ले फ्रेश, कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं, क्या मालूम है? बोलिए, भेद कितने होते हैं? आंसर में क्या आएगा? 6 भेद एवं एक अपवाद। अपवाद लिखवाने के पीछे मेरा रीजन यही है क्योंकि अपवाद से भी क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग जब 10th में थे उस समय भी आ गया था, इसलिए तो आप लोगों को भी पढ़ाना मेरा क्या है? फर्ज ही है ना। समास के 6 भेद होते हैं। ये अपवाद नहीं पूछेगा कि हाँ समास के कितने अपवाद होते हैं ना, लेकिन आपको जानकारी रखना इसका बहुत ज़रूरी है। और इसका परिभाषा भी लिखेंगे अपवाद में कौन सी समास होता है। समास के अपना खास भेद कितना होता है? तो 6 होता है ना। समास के कितने पुत्र? तो 6 पुत्र। नंबर 1 में दीजिएगा अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव समास। समास के भेद, पहला भेद क्या है? अव्ययी भाव समास। नंबर 2 में देखिएगा तत्पुरुष समास। नंबर 3 में आइएगा तो द्विगु समास। क्या आ गया? द्विगु समास। नंबर 4 में आइएगा, नंबर 4 में क्या आएगा? द्वंद्व समास। नंबर 5 में आइएगा तो आगे यहाँ पर आपका तत्पुरुष हो गया। इसके बाद में कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर 6 में आइएगा तो आएगा आपका बहुव्रीहि समास। और जो एक अपवाद लिखा है अपवाद में क्या आएगा जी? अपवाद में आएगा आपका नय्य समास। जो एक अपवाद लिखा है ना, अपवाद यहाँ पे एक अपवाद होता है तो वो आ गया क्या? नय्य समास, है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बिना परिभाषा लिखवाले हम यहाँ पे याद करवा देंगे, है ना। देखिए कैसे याद करवा रहे हैं आप लोग।
अव्ययीभाव समास। तो जिस समास के पहला पद जिस समास के पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास के उत्तर पद या दूसरा पद या अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास के पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो या एक पद उपमा और दूसरा पद उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास के अन्य पद प्रधान हो जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और एक लास्ट में है नय्य समास। इसमें नकारात्मक भाव उत्पन्न होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नय्य समास कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का? क्वेश्चन आएगा से बोलिए जिस समास के पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है ना, सिर्फ खाली इतने से काम नहीं चलने वाला है ना, इसका एग्जाम्पल परिभाषा पहचानने के तरीका भी बताएंगे अभी हम ना। देखिए जिस समास के पहला पद प्रधान उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास के दूसरा पद या अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद आ सकता है, अंतिम पद आ सकता है या दूसरा पद भी आ सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास के पहला पद संख्यावाचक हो, माने गिनती आए पहला पद में, जैसे में त्रिभुज आ गया, पंचभुज आ गया, नवरत्न आ गया, नवग्रह आ गया, तो इसमें 9 है, 6 है, 2 है ना जी, 3 है, इसमें क्या हो गया, द्विगु समास आ गया। तो जिस समास में पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास। और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों पद की प्रधानता बताई जाती है, सिर्फ दूसरा पद नहीं या सिर्फ पहला पद ही नहीं, सिर्फ इसमें दोनों पद ही प्रधान हो, एक भी पद बाकी नहीं रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास करेंगे। और इसमें उपमा उपमेय आएगा, विशेष विशेषण आएगा, उसे आप लोग क्या बोलिएगा, कर्मधारय समास बोलिएगा। और जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, जिस समास में अन्य पद प्रधान हो या कोई भी पद प्रधान नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, बहुव्रीहि समास कहेंगे। अब देखिए नय्य समास में क्या होता है, जो अपवाद है आपका नय्य समास, इसमें नकारात्मक भाव उत्पन्न होती है ना। यदि आप लोगों ने यहाँ तक क्लियर हो गया तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके परिभाषा की ओर। क्या इसका परिभाषा लिखवा देना, आइए इसका परिभाषा लिखवा देते हैं। देखिए चलो हम तुमको ले चलते हैं तारों के शहर में, है ना। आइए अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, यह हम लोग का पहला क्या है, भेद है ना, पहला प्रकार। इसको क्या करते हैं, नीचे से हम लोग मिटा देते हैं और इसमें 1 नंबर से हम लोग क्या करते पढ़ते हैं। देखिए अब क्या आ गया, अव्ययीभाव समास आ गया ना। जिस समास के प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास के पहला पद क्या हो, प्रधान हो, जिस समास के पहला पद या प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिख दो नोट में, पहचानने का क्या तरीका। अब देखिए इसमें प्रथम पद में यथा हो, क्या हो, यथा हो। प्रथम पद में क्या हो जी, यथा, बे, भर, प्रति, उपसर्ग लगा हो, यानी प्रथम पद में क्या हो, उपसर्ग लगा हो, तथा दोनों शब्द एक ही जैसा हो। जो पहला पद हो वही दूसरा पद भी हो, दोनों शब्द एक ही जैसा हो और आजीवन आमरण भी
अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब सुनिए, यहाँ से कह तो दे रहे हैं, अब दम नहीं है से तुम लोग अब अव्ययी भाव समास को पहचान नहीं सकता है, सिर्फ खाली अगर इतनी याद कर लेगा तो। जिस समास के प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। या इसको पहचानने का तरीका, अगर प्रथम पद समझ में नहीं आ रहा है ना, इसको तुम लोग कैसे पहचान सकते हो। जिस समास के पहला पद में यथा लगा हो, बे लगा हो, भर लगा हो, प्रति लगा हो, या पहला पद में उपसर्ग हो, या दोनों शब्द एक ही जैसा हो, जैसे दिन दिन, दादी दादी, पिता पिता, भाई भाई, है ना, हम तू, ये सब क्या होगा जी, मतलब दोनों शब्द एक ही जैसा हो ना, जैसे दिन दिन हो गया ना, जब दोनों शब्द जब एक ही जैसा हो, या आजीवन और आमरण, आजीवन और आमरण मात्र यही दूगो है जो आपका अव्ययी भाव समास होगा, या है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। अब देखिए, जैसे में यथा से क्या बनेगा, यथाशक्ति, बेभर, भर पेट, प्रतिदिन, है ना, या दोनों शब्द जब एक ही जैसा, जैसे दिन दिन हो जाएगा, ये सब आपका कौन समास होगा जी, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे में लिख देगा, जैसे में देखिए, यथाशक्ति हो जाएगा, इसके बाद में बेभर हो जाएगा, भर पेट हो जाएगा, इसके बाद में प्रतिदिन हो जाएगा, और दोनों शब्द एक ही जैसा हो ना, तो दिन दिन हो जाएगा, दिन। अब देखिए, दोनों शब्द एक ही जैसा है, इसको आप लोग क्या बोलिएगा जी, इसको आप लोग क्या बोलिएगा, अव्ययी भाव समास बोलिएगा। क्या आप लोग को अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया। अब आइए आप लोग चलते हैं किस समास में, दूसरा क्या है, दूसरा समास हम लोग क्या लिखवा है, अब उसकी ओर चलते हैं ना, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, दूसरा है तत्पुरुष समास, है ना, नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में है तत्पुरुष समास। अब इसे देखिए परिभाषा, जिस समास के दूसरा पद या उत्तर पद जिस समास के पहला पद या उत्तर पद प्रधान हो, या इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, पहला जिस समास के दूसरा पद, उत्तर पद या अंतिम पद, अंतिम माने खत्म वाला ना होता है, दूसरे पद में होता है, अंतिम पद प्रधान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे। अब देखिए, इसमें इसका परिभाषा हम लोग और भी जोड़ सकते हैं। जिस समास के दूसरा पद प्रधान हो, या उत्तर पद प्रधान हो, या अंतिम पद प्रधान हो, या जिस समास में यहाँ पर लिख देते हैं, जिस समास में कारक के चिन्ह का लोप हो, जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो, दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह को जब छोड़कर जब एक हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर हो जाता है, एक हो जाता है, तो जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। इसका परिभाषा बहुत आप लोग बना सकते हैं। देखिए, जैसे में कि जिस समास से दूसरा पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, या अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। या जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे में यहाँ पर कारक चिन्ह अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम लिख दे रहे हैं। इधर में क्या है, कारक, और इधर में देखिएगा, इधर में चिन्ह या विभक्ति, है ना, चिन्ह लिख देते, कारक चिन्ह लिख देते, चिन्ह। यहाँ पर देखिए नंबर 1 में कर्ता कारक, कर्म कारक दिखाई दे रहा है ना, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक,
अपदान कारक, अधिकरण कारक, इसके बाद में संबंध कारक, और नंबर 8 में संबोधन कारक। अब देखिए कर्ता कारक जो चिन्ह होता है, कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, यहाँ पर से जो है ये जुड़ाव के लिए, किसके लिए है? जुड़ाव के लिए, और यहाँ पर अलगाव के लिए, अलगाव के लिए, है ना। अधिकरण में पर संबंध का के की रा रे री, और संबोधन हे अरे, है ना। संबोधन क्या आएगा? हे अरे। अब देखिए जैसे में, अब यहाँ पर हम लोग देखिए जैसे में चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को क्या करने वाला? मारने वाला, है ना। चिड़िया को मारने वाला, राजा के पुत्र, इसके बाद में धन से कहते हीन। अब देखिए चिड़िया को मारने वाले के लिए क्या बनेगा? यहाँ पर को शब्द जब हम लोग हटाएंगे तो कौन कारक? कर्म कारक में है कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? चिड़ी मार। क्या बन जाएगा? चिड़ी मार। तो बोलिए चिड़ी मार कौन समास होगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। कैसे पहचाने? चिड़ी मार, अच्छा चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को क्या करने वाला? मारने वाला। तो चिड़िया को मारने वाले के लिए ये शब्द क्या आएगा? चिड़ी मार आ जाएगा। अब फिर देखिए राजा के पुत्र, तो राजा के पुत्र, तो अब इसमें जोर किस पर दिया जा रहा है? राजा के पुत्र पर न, यानी तो इसमें दूसरा पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो राजा के पुत्र, तो राजा के पुत्र को हम क्या बोलेंगे? राजपुत्र बोलेंगे, राजपुत्र। अब बोलिए यहाँ पर चिड़िया को मारने वाला, तो यहाँ पर जोर किस पर दिया जा रहा है? मारने पर ना, कि चिड़िया को क्या करना है? मारना है। जब मारने पर जब जोर दिया जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चिड़ी मार, है ना। अब देखिए धन से हीन, वह धन से कैसा है? हीन है। कैसा है? हीन है। या इसको हम क्या बोलेंगे? धनहीन। क्या बोलेंगे? धनी। ऐसे आपका घोड़सवार, मतलब घोड़ा पर जो सवार होता है उसको हम क्या बोलेंगे? घोड़सवार। नेत्र से हीन, तो उसके लिए क्या होगा? नेत्रहीन। तो बोले नेत्रहीन, घोड़सवार, कन्यादान, है ना, सेनाध्यक्ष, सेनापति, कामचोर, ये सब कौन समास होगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। क्या जी? तत्पुरुष समास आप लोग का क्लियर है? तो यहाँ पर इसको भी लिखना जरूरी। जैसे में नेत्र से हीन, तो नेत्र से हीन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर से चिन्ह का क्या होगा? यहाँ पर लुप्त होगा। तो नेत्र से हीन, तो यहाँ पर हीन बताया जा रहा है कि हाँ उसके पास क्या नहीं? नेत्र है। वो नेत्र से क्या है? हीन है। उसको हम लोग यहाँ पर से जब चिन्ह का जब लोप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे। तत्पुरुष समास पहचानने का एक ही तरीका है, उसमें देखना है कि दूसरे का पद पर जोर लगा हुआ होगा, यानी जोर देना पड़ेगा ज़्यादा, और इसके बाद में इसका दूसरा पद प्रधान होता है ना। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। और इसमें कारक चिन्ह का क्या होगा? लोप होगा। बस इतना अगर तरीका मालूम है तो आप लोग तत्पुरुष समास को डायरेक्ट देखे हुए पहचान सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं दीर्घ समास की ओर। क्या यहाँ तक क्लियर है? आइए अब दीर्घ समास की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए दीर्घ समास होता क्या है? आइए, थोड़ा बोर्ड थोड़ा ज़्यादा ही हो जा रहा है ना। नंबर 3 है दीर्घ समास। दीर्घ क्या है? समास। लिखिए जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक हो। जिस समास के प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो। जिस समास के प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो, उसे दीर्घ समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ समास कहते हैं। अब देखिए जैसे में यहाँ पर त्रिभुज,
त्रिभुज, त्रिभुवन। यहाँ पर इसको लिख रहा है, इसको रियल नहीं लीजिएगा, इसको बता रहा है चतुर्भुज, पंचभुज, दशानन, 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 है ना। अब सुनिए त्रिभुज, तो यहाँ तीन को भुजा वाला बोलेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज। तो क्या आपका त्रिभुज दीर्घ समाज में है, दीर्घ समाज में क्या आ गया है ना। पंचवटी, पंचभुज या ये सब ठीक है, ये सब है, ये सब है। इसके बाद पंचवटी, इसके बाद शतावधी, शतावधी, सप्ताह, सप्ताह, नवग्रह, ये बहुत हो गया। देखिए त्रिभुज आपका दीर्घ समास में है क्योंकि इसका पहला पद क्या संख्या वाचक है। अब देखिए त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन भी आपका क्या है, दीर्घ समास में है, त्रिभुवन 3 आ गया। अब देखिए चतुर्भुज, तो हाँ यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, लेकिन जब चतुर्भुज बोलेंगे तो 4 को भुजा वाला, तो चतुर्भुज में क्या होगा, तो 4 को भुजा वाला बोल रहा है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या आएगा, यानी कि विष्णु जी को बोलेंगे हम लोग। किसका होगा, चतुर्भुज अर्थात विष्णु जी। तो विष्णु जी क्या हम लोग बोले कुछ और इसका अर्थ क्या निकल गया, कुछ और निकल गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बहुव्रीहि समास में जाएगा, है ना। इसलिए आपका चतुर्भुज यहाँ पर हम लिखे हैं, जानबूझकर हमने यहाँ पर लिखे हैं। ऐसे यहाँ पर चतुर्भुज और दशानन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार मार्क मार दिए। हाँ ये आपका यहाँ का नहीं है ना। बहुत बच्चा देखकर सीरियस नहीं ले लेगा, या सीधे देखकर इसको स्क्रीनशॉट मारेगा, और स्क्रीनशॉट मारने के बाद में जब देखेगा तो बोलेगा देखिए वहाँ पर गलत पढ़ाई हो रहा है। ऐसा जी बात नहीं है, यहाँ पर पहले पूरा समझो, उसके बाद में तब इसको स्क्रीनशॉट मारो या इसको लिखो, है ना। अब देखिए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का अर्थ क्या हो रहा है कि 4 को भुजा वाला, 4 को भुजा वाला, यानी अर्थात विष्णु जी होंगे। तो बोले कुछ और अर्थ निकल गया कुछ और, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास। तो आप लोग धैर्य बना कर रखिए, आपको उसमें बहुव्रीहि समास में हमने आपको बहुत डिटेल से बताएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने लिखना जरूरी समझे हैं ताकि आप लोगों को यहाँ से डाउट खत्म हो जाए, है ना। अब देखिए पंचवटी आपका ठीक है कि हाँ पंचवटी आपका होगा, क्या होगा, दीर्घ समास में होगा। फिर देखिए दशानन, यानी 10 गो आनन वाला, 10 गो आनन वाला, तो यानी 10 गो सिर वाला कौन है, रावण है। यानी बोले दशानन यानी कि रावण, तो रावण क्या है, रावण माने किसी दूसरे व्यक्ति पर आप जा रहा है ना, दशानन यानी कि रावण पे जा रहा है। तो यानी देखिए बोले कुछ और, फिर उसका अर्थ निकल गया कुछ और, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यानी आपका दशानन भी क्या नहीं होगा, दीर्घ समास में नहीं होगा। दीर्घ समास में क्या होगा, दीर्घ समास में नहीं होगा। ये किस में जाएगा जी, ये आपका जाएगा बहुव्रीहि समास में, है ना, VIP समास में जाएगा। कौन, चतुर्भुज और दशानन। पंचवटी आपका होगा, शताब्दी होगा, सप्ताह होगा, नवग्रह होगा। ये सब किसका उदाहरण है, ये सब आपका दीर्घ समास का क्या है, उदाहरण है ना। अब आइए नंबर 4 की ओर। अब नंबर 4 में क्या है, द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। अब नंबर 4 में क्या है, द्वंद्व समास। कॉपी, नंबर 4 में ये द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। अब देखिए इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है ना, इसमें दोनों पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। जैसे हम देखिए, जैसे में माता पिता, भाई बहन, इसके बाद में आज कल, यानी इसको बोल सकते हैं। इसमें विपरीत शब्द भी आता है, क्या आता है, विपरीत माने उल्टा शब्द भी आता है ना। भाई माता के विपरीत पिता, भाई के विपरीत बहन, आज के विपरीत कल, है ना। लोटा डोरी है ना,
दाल दाल रोटी, ये सब क्या होगा आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में आएगा, है ना। अब देखिए नंबर 5 में क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है। अब देखिए, अब कर्मधारय समास को पहचानने के लिए कि जिस समास के पहला पद क्या हो, विशेषण हो, तथा दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, तथा एक पद उपमा और दूसरा पद क्या उपमेय हो, एक पद उपमा और दूसरा पद क्या उपमेय हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कर्मधारय समास, है ना। इसको हमने लिखवा नहीं देते कि जिस समास के पहला पद विशेषण, यहाँ पर लिखिए, जिस समास के पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो और अब यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, और एक पद उपमा तथा दूसरा पद उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं लोग, कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं अगर बोल दें कि राम सुंदर है, राम क्या है, सुंदर है। अब देखिए राम सुंदर है, तो राम के बारे में जब विशेषता बताया जाएगा, यानी जब किसी चीज़ के बारे में विशेषता बताया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। जैसे में राम क्या है, सुंदर है। जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में विशेषता बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषण बोल देंगे, है ना। अब देखिए, जैसे में कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पर लिख रहे हैं कि राम क्या है, राम सुंदर है। राम क्या है, राम सुंदर है। इनमें सुंदर कौन है, तो राम है। इसमें तो विशेषण क्या होगा, इसमें सुंदर होगा क्या, विशेषण क्या होगा, सुंदर होगा, और फिर इसमें राम क्या होगा, विशेष्य होगा। राम क्या होगा, विशेष्य। तो माने जिस शब्द की विशेषता बताया जाए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण बताई जाने वाले शब्द को विशेष्य कहते हैं, है ना। जाना शब्द के हमने विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताया जाए उसे विशेषण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेषण। इसमें विशेषण सुंदर हो गया, और जिस शब्द की विशेषण बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसमें विशेष्य राम और विशेषण राम, ऐसे सुंदर होगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और बात आता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं उपमा और उपमेय, है ना। अब देखिए, जिस शब्द की तुलना की जाए उसे हम लोग उपमा बोलते हैं, जिस शब्द की तुलना की जाए उस उपमा बोलते हैं, है ना। और जिस शब्द के साथ की जाती है उसको उपमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपमान। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसके साथ की जाए उसे उपमेय कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे में हमने लिख रहे हैं पुरुषोत्तम, कहाँ की जगह है कि नहीं, यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा ना। रुकिए, हम ऊपर मिटाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर पुरुषोत्तम, इसके बाद में नीलगाय, इसके बाद में महात्मा। अब देखिए, जो पुरुषों में उत्तम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुरुषोत्तम बोलेंगे। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ में तुलना किया जा रहा है ना। जब तुलना किएंगे तो इसमें उपमा और उपमेय की बात हो रहा है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे किस समास का, कर्मधारय समास का उदाहरण बोलेंगे। गाय नीला है, यह नीला क्या है, गाय है। तो गाय कैसा है, नीला है। यहाँ पर गाय, यहाँ पर जो नीला है, नीला विशेषण होगा, और फिर जो गाय है गाय विशेष्य होगा।
नीला क्या होगा, नीला विशेषण होगा और फिर गाय विशेष्य होगा, यानी कि जिसका विशेषण जिसके साथ बताया जाए, जिसका विशेष्य जिसके साथ बताया जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसके साथ में विशेषण बतलाया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। इसमें विशेष्य होगा आपका गाय और विशेषण क्या होगा, नीला होगा, है ना। तो गाय कैसा है, नीला है, तो बोलिए ये आपका कौन समास होगा, तो आपका यह कर्मधारय समास में होगा। आत्मा, महात्मा, तो वह महान है आत्मा, महान है आत्मा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे महान है जो आत्मा, उसको महात्मा बोलेंगे। तो क्या जी आपको कर्मधारय समास का भी उदाहरण क्लियर हो गया। अब आइए इसमें भेद में लास्ट है जिसका नाम क्या है, बहुव्रीहि समास। क्या है, बहुव्रीहि समास। देखिए अब बहुव्रीहि समास होता क्या है, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, अन्य पद की प्रधानता होता है। नंबर 6 है, ये लास्ट भेद है, बहुव्रीहि समास, है ना। जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, जिस समास में क्या हो, अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए जैसे में क्या होगा, जैसे वहाँ पर दो क्या छोड़ते हम लोग, चतुर्भुज, चतुर्भुज, दशानन, लंबोदर, ये क्या होगा, बहुव्रीहि समास का हो जाएगा उदाहरण, है ना। अब देखिए गजानन, अब सुनिए चतुर्भुज, दशानन, लंबोदर और गजानन, ये आपका किस समास में होगा, बहुव्रीहि समास में उदाहरण होगा। आइए अब एक और था अपवाद, अपवाद की ओर चलते हैं हम लोग। और ये आपका अपवाद क्या बोलता है, इसका अपवाद का नाम क्या है ना। देखिए ये अपवाद बहुत मायने रखता है, जिसका नाम क्या है, नय्य समास। क्या नाम है, नय्य समास। अब देखिए इसमें नकारात्मक भाव उत्पन्न की जाती है, नकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। इसमें नकारात्मक भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है ना। अब देखिए जैसे में अकर्म अधर्म, है ना। अकर्म माने कर्म नहीं करने वाला, अधर्म माने जो धर्म को नहीं मानता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अधर्म। देखिए जी इसमें आपको सिर्फ खाली समास के बारे में बतला है, समास किसे कहते हैं, समास के पहचानने का तरीका बताया है। अब इसके बाद में आपका बहुत जल्द ही इसके पूरे जितना भी हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, VIP ऑब्जेक्टिव हमने खुद आपके लिए चुन कर बनाएंगे, है ना, ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो, सिर्फ देखते ही पहचान जाए। अगर आप लोग इसको पूरा देख ले रहे हैं ना, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि मान लिया थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है ना, इसका हमने ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लेंगे, ताकि आपको वहाँ से पूरे समास का उदाहरण और दिक्कत ही समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला वीडियो जो आपका आएगा ऑब्जेक्टिव वीडियो, है ना, समास की ऑब्जेक्टिव वीडियो। ठीक है।